हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने कल करवाए, कॉन्सेप्ट भी सिखाया था। बाकी के क्वेश्चन आज करने वाले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना। वैसे इस चैप्टर की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 5 या 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो भैया पिछली क्लास से देख लेना, जिसमें मैंने आपको कोशिका चक्कर के बारे में बताया है, समसूत्री विभाजन के बारे में बताया है, अर्धसूत्री विभाजन मैंने स्टार्ट कर दिया है, कल की क्लास हो चुकी है। आज हम आगे बढ़ते हैं, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो भैया, हम पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन। याद रखना, ये चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मुख्य रूप से जो रेलवे वाले भाई है उनके लिए तो ये क्लास से रामबाण साबित होने वाली है, और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी जरूरी है। बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर। जो जनन कोशिका होती है, इन जनन कोशिकाओं के निर्माण में कौन सा विभाजन सहायक होता है? समसूत्री या फिर अर्धसूत्री? बताओ। राइट आंसर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था इस अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की। दूसरा क्वेश्चन है भैया कि जो अर्धसूत्री विभाजन है इसकी खोज किसने की। तो मैंने आपको बताया था इसकी खोज की थी हार्टविंग ने। कल की क्लास आपने देखी है तो कल के क्वेश्चनों का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने, असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो रीमेक ने। कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में। एक कथन था ओमनी सेलुला ई सेलुला। जितनी भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। याद आया कुछ? अगर आप लगातार हमारी क्लासे देख रहे हो तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो याद रखना है भैया, 4 कोशिका का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 कोशिकाओं का। बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस अर्धसूत्री विभाजन में जो संतति कोशिका होती है, इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो मात्र कोशिका होती है, इन मात्र कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है? तो आपको पता होना जरूरी है भैया, आधी होती है, बराबर नहीं होती। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका और मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जबकि अर्धसूत्री में क्या होता है, मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसकी आधी होती है संतति कोशिकाओं में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर 2n है, मात्र कोशिका द्विगुणित है, तो अर्धसूत्री विभाजन में यानी कि मियोसिस में जो नई कोशिका बनेगी, जो संतति कोशिका होगी, ये संतति कोशिका कैसी होगी भैया? n होगी, यानी कि अगुणित होगी। अगुणित होगी यानी कि अगर इसमें 46 गुणसूत्र है तो इन दोनों में कितने कितने गुणसूत्र होंगे?
23 गुणसूत्र होंगे। एग्जाम्पल के लिए दर्शाया मैंने आपको यहाँ पे। बोलो, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करवाए थे और बेसिक जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई थी अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में। कुछ थ्योरी के पॉइंट बताए थे जिनकी सहायता से फिर ये क्वेश्चन निकल कर आए थे लास्ट क्लास में। तो इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। क्या कल की बातें आपको याद आ गई है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, आ चुकी है? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले ली। देखो भैया, अगर आप मुझे टाइम दोगे तो मैं गारंटी के साथ आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और सबसे हार्ड चैप्टरों में से एक चैप्टर है आपके बायोलॉजी का कोशिका विभाजन वाला चैप्टर। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं। कम समय में अच्छी चीजें उपलब्ध करा रहा हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डायग्राम और बताया था जिसमें मैंने आपको अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन और भैया इंटरफेज की अवस्था को दर्शाया था। आया कुछ याद? नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूं। फिर आज की क्लास में हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस से संबंधित क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि लेप्टोटीन होता क्या है भैया, जाइगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस, ये सब होता क्या है। ध्यान से देखो, इधर बना लेता हूं। मान लीजिए ये कोई कोशिका है। अब ये कोशिका है मात्र कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? मात्र कोशिका। और इस कोशिका में है 46 गुणसूत्र, ठीक है? अब ये सबसे पहले क्या होगा, ये वृद्धि करेगी। तो वृद्धि के समय भी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 46 रहेगी। तो वृद्धि अवस्था को हमने क्या नाम दिया था? इंटरफेज नाम दिया था। आया कुछ याद? 95% का समय होता है भैया इस इंटरफेज का। जब भी कोई कोशिका डिवाइड होती है तो सबसे पहले वो वृद्धि प्रावस्था में, तैयारी प्रावस्था में जाती है, जिसे हम इंटरफेज या अंतरावस्था भी कहते हैं। अंतरावस्था। और इसमें G1, S और G2, इन 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनके बारे में जब मैंने कोशिका चैप्टर या कोशिका विभाजन चैप्टर की शुरुआत की थी उस समय मैं आपको पढ़ा करके आ चुका था, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम? अगर आप शुरू से हमारी क्लास से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये इंटरफेज होता है क्या है। यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं, बहुत अच्छे से थ्योरी भी पढ़ाई है, एक एक चीज़ पढ़ाई है भैया, डायग्राम बनाकर एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, G1 में कितना समय लेती है कोशिका, S में कितना समय लेती है, G2 में कितना समय लेती है, पूरे इंटरफेज में कितना समय लगता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर भैया 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये पहला जो होता है, पहला होता है मियोसिस फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, जिसके तहत 2 कोशिका बनेगी। और ये जो कोशिका होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जैसे कि 46 है तो यहाँ पर 23 हो जाती है। अब यहाँ पर नई कोशिका नहीं बनी है, अभी आगे और विभाजन होगा। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें 2 बार विभाजन होता है, 2 स्टेप में पूर्ण होती है। अब जो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन है, जब भी किसी कोशिका का विभाजन होगा तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। आप सभी को पता है केंद्रक क्या होता है और कोशिका द्रव क्या होता है। केंद्रक में उपस्थित जो केंद्रक द्रव होता है, सबसे पहले केंद्रक द्रव का विभाजन हुआ। पहले किसका विभाजन हुआ? केंद्रक द्रव्य विभाजन। और इस केंद्रक द्रव्य विभाजन को क्या कहा जाता है? तो इस केंद्रक द्रव्य विभाजन को कहा जाता है मेरे भाई कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, पर भैया अर्धसूत्री प्रथम विभाजन है तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा ये।
यानी कि इसके बाद में जब अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा तो वहां पर भी भैया केंद्रक द्रव का विभाजन होगा। लेकिन याद रखना है केंद्रक द्रव जो विभाजन होता है ये 4 अवस्थाओं में होता है। तो इसकी कितनी अवस्था होती है मेरे भाई? इसकी होती है 4 अवस्था। अब वो 4 अवस्था कौन सी है? तो पहली है प्रोफेज फर्स्ट, दूसरी है मेटाफेज फर्स्ट, तीसरी है एनाफेज फर्स्ट, ध्यान से समझना, और चौथी है भैया टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है। अब यहां पर जो प्रोफेज फर्स्ट होता है ना, ये प्रोफेज फर्स्ट, इसकी भी 5 अवस्था में पढ़नी पड़ती है। तो इसको भी कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है या 5 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। उप अवस्था लिखो क्या? उप अवस्था लिखा जाए क्या? चलो उप अवस्था लिख देता हूं मैं। ठीक है, उप अवस्था, ये अवस्था हो गई, ये उप अवस्था हो गई। तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्था कौन कौन सी है? पहली है भैया लेप्टोटीन, दूसरी है भैया जाइगोटीन, तीसरी है भैया पेकेटीन, चौथी है भैया डिप्लोटीन, और 5वीं है भैया डाइकाइनेसिस। ठीक है। तो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में सबसे पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होगा जिसे हमने कैरियोकाइनेसिस कहा। अब यह अर्धसूत्री प्रथम विभाजन है तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। इसकी भी 4 अवस्था होती है। पहली है प्रोफेज। अब प्रोफेज फर्स्ट को ही भैया, पहली है प्रोफेज फर्स्ट, इसको ही 5 उप अवस्थाओं में बांट दिया गया। पहली है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है। जब प्रोफेज फर्स्ट समाप्त हो जाएगा उसके बाद में स्टार्ट होगा मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। कल भी मैं पढ़ा करके आ चुका, मैं सारी चीजों को आपको दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं, याद रखना। तो जब भैया केंद्रक द्रव का विभाजन हो जाएगा तो उसके बाद में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव का। कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और केंद्रक द्रव्य विभाजन के बाद में जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है तो इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, क्योंकि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन है तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। जब पहली बार केंद्रक द्रव का विभाजन होगा तो केंद्रक द्रव के विभाजन के बाद में जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो क्या होगा? कोशिका 2 भागों में बट जाएगी। तो ये एक कोशिका है, उससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। लेकिन इस अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में क्या होता है? जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी हो जाती है संतति कोशिकाओं। देखो यहाँ पर 46 गुणसूत्र तो यहाँ पर आधी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर 2 अर्धसूत्री 2 कोशिकाओं का ही निर्माण हुआ है। उसके बाद में आगे जब ये 2 कोशिका आगे जाती है तो फिर वृद्धि करेगी, है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी 23 गुणसूत्र होंगे। तो वृद्धि करती है तो इस अवस्था को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इंटरकाइनेसिस। और फिर आगे जाकर के वृद्धि के पश्चात में भैया फिर एक कोशिका है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो विभाजित तभी तो होगी भाई, विभाजित तभी तो होगी जब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मियोसिस सेकंड की प्रोसेस होगी, यानी कि अर्धसूत्री द्वितीयक विभाजन होगा। यहाँ पर क्या होगा? अर्धसूत्री द्वितीयक विभाजन होगा भैया। अर्धसूत्री द्वितीयक विभाजन होगा। अब जब भी कोशिका का विभाजन होता है, चाहे प्रथम हो चाहे सेकंड हो, सबसे पहले किसका विभाजन होगा? वही केंद्रक द्रव का विभाजन होगा। तो केंद्रक द्रव्य विभाजन, इसे क्या कहते हैं?
इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगा। इसकी भी भैया 4 अवस्था होती है। अब वो 4 अवस्था कौन सी है? तो वो होती है भैया प्रोफेज फर्स्ट, नहीं प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो केंद्रक द्रव का विभाजन हो जाएगा जब अर्धसूत्री द्वितीयक विभाजन में, जब केंद्रक द्रव का विभाजन हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस सेकंड हो जाएगा। जब कोशिका द्रव के विभाजन के बाद में फिर क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और कोशिका द्रव्य जो विभाजन होगा ये सेकंड होगा भैया। यहाँ पर भी केंद्रक द्रव विभाजन सेकंड होगा, क्योंकि फर्स्ट तो ये है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और ये दोनों सेकंड सेकंड हो जाएंगे। तो केंद्रक कोशिका द्रव विभाजन को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अगर आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा हो मेरे से या किसी अन्य टीचर से भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा, उसमें भी केंद्रक द्रव का विभाजन होता है, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हम पढ़ते हैं, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो जैसे अर्धसूत्री जो सेकंड विभाजन होता है वो सेम होता है, किसके समान होता है? वो होता है भैया आपके समसूत्री विभाजन के समान। कौन? ये अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। तो ऐसा कहा जाता है कि अर्धसूत्री सेकंड जो विभाजन होता है ये समसूत्री विभाजन के समान होता है। अब कैसे विभाजन के समान होता है? इसमें भी मैंने आपको बताया था कि मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वही पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर ये कोशिकाएं तो विभाजित हो रही है, तो इसमें अगर 23 गुणसूत्र है तो इससे बनने वाली जो कोशिका होती है उसमें भी 23 गुणसूत्र होंगे, उसमें भी 23 गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ से शुरुआत की थी हमने, ये मात्र कोशिका है, इसमें 46 गुणसूत्र है, और ये भैया ये जो नई कोशिका बनी है ये होती है भैया हमारी संतति कोशिका। संतति कोशिका, चाहे वो समसूत्री विभाजन हो, इसे पुत्री कोशिका भी कहते हैं, चाहे वो अर्धसूत्री विभाजन हो, दोनों में याद रखना भैया ये इंटरफेज जो अवस्था होती है सेम होती है G1 SG2 की। ठीक है, अब देखो यहां से डेफिनेशन निकल के आगे अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सिंपल सी बात है कि मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी उसकी आधी, जो संतति कोशिका है पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है उसकी आधी होगी भैया। तो देखो यहाँ पर भी संतति कोशिका पुत्री कोशिका इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है मात्र कोशिका से। मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र, तो यहाँ पर 23 गुणसूत्र। इसमें एक कोशिका से कितने कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है? 4 कोशिकाओं का, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मल नहीं है ये अर्धसूत्री। ये अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये आसानी से नहीं होता। समसूत्री विभाजन में तो इजी स्टेप है। इसमें देखो कितनी सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले इंटरफेज, फिर उसके बाद अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, इसमें भी प्रोफेज फर्स्ट में भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, उसके बाद अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा जिसमें भी कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, फिर साइटोकाइनेसिस सेकंड। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में तब जाकर के कोशिका से 4 कोशिका बनती है। तो ये डायग्राम याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो इस डायग्राम से भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। देखो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, चीज़ों को अगर सीखना है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, SSC हो, NDA हो, ECS हो, नीट हो, कोई सी भी एग्जाम हो भैया, सभी के लिए उपयोगी है। जो मैं करवाता हूँ आपको, कोई सा भी चैप्टर जो पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जाता हूँ। ऐसा नहीं है, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि भाई ये तो ज़्यादा हाई लेवल को होगा इसको मैं नहीं करवाऊँ। जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको ज़रूर उपलब्ध कराता हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है, आपको भी पढ़ना चाहिए भैया। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, है कि नहीं है? अब यहाँ तक तो हम कल पढ़ चुके हैं।
20 मिनट में सिर्फ मैंने आपको कल की चीज़ें पढ़ाई है। हो सकता है एक दिन और हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। वैसे मैं 1 घंटा में भी पढ़ा करके जा सकता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन फिर फायदा क्या हुआ? जब आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो फिर मतलब क्या हुआ इन चीज़ों को पढ़ाने का? ये चीज़ें मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बताई है। कल मैंने 40-50 मिनट में पूरा क्लास पढ़ाई थी, आज मैंने 20 मिनट में इसका रिविजन करवाया है, तो आपको भी अच्छा लगा होगा। अब देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्धसूत्री प्रथम विभाजन यानी कि मियोसिस फर्स्ट। इसमें हम सबसे पहले केंद्रक द्रव का विभाजन करेंगे यानी कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा हमारा, जिसमें हम प्रोफेज फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में क्या क्या होता है वो आज हम आपको पढ़ाएंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन सिंपल है, खांचन विधि द्वारा होता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में फ्रेगमोप्लास्ट विधि द्वारा होता है। मैं आपको पहले ऑलरेडी ही बता करके आ चुका हूँ, सभी कोशिकाओं में सेम होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक द्रव्य जो विभाजन होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में होता है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन अवस्थाओं से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन प्रावस्था पढ़ते हैं कि एक्चुअली में इस लेप्टोटीन प्रावस्था में होता क्या है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर की मैं पीडीएफ, इस चैप्टर के जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो मैं आपको ऑलरेडी डाल चुका, और भी बहुत सारे चैप्टरों की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका। बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ भैया, टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी। तो लगभग रोज के 10 क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे लगभग 15 क्वेश्चन मिलते हैं। रोज के 25 क्वेश्चन है। अगर आप रोज के 25 क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी तो आपकी वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। रेलवे में इतना ही तो आता है भाई, रेलवे में बायोलॉजी इतनी ही तो आती है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, आगे चलते हैं। चले आगे, ओके। देखो भैया, अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, हम प्रोफेज फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में यानी कि केंद्रक द्रव्य विभाजन फर्स्ट में, केंद्रक द्रव्य विभाजन फर्स्ट में, केंद्रक द्रव्य विभाजन फर्स्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट की भी 5 अवस्था होती है, जिसमें से हम पहले पढ़ रहे हैं लेप्टोटीन। अब ध्यान से समझना, इस लेप्टोटीन में क्या होता है, ठीक है? इस लेप्टोटीन में क्या होता है ध्यान से समझना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्था होती है, 5 उप अवस्था होती है, जिसमें से लेप्टोटीन से, जाइगोटीन से, पैकेटीन से, डिप्लोटीन से, डाइकाइनेसिस से, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये कोई कोशिका है, ये केंद्रक है। तो इसमें जो केंद्रक होते हैं ना, वो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली के पास कुछ इस तरीके से लंबे व पतले दिखाई देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर तारकाई इस तरीके से होते हैं जो ध्रुवों की ओर गति करते रहते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में है क्या ये लेप्टोटीन। कुछ नहीं है। प्रोफेज फर्स्ट में अगर आपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीजें समसूत्री विभाजन से संबंधित यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो अर्धसूत्री जो प्रथम विभाजन है उसकी प्रोफेज फर्स्ट की जो लेप्टोटीन प्रावस्था है, इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जो क्रोमेटिन है वो संगठित होकर किसका निर्माण कर रहे हैं? वो गुणसूत्र का निर्माण कर रहे हैं। वो गुणसूत्र का निर्माण कर रहे हैं। पहले भी बताया था प्रोफेज फर्स्ट में, सीधी सी बात है, जो क्रोमेटिन होते हैं वो सुसंगठित होकर के किस रूप में आ जाते हैं? गुणसूत्रों के रूप में आ जाते हैं।
लेकिन जब प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यहाँ पर जो गुणसूत्र है वो कैसे दिखाई दिए, पतले व लंबे दिखाई दिए। यहाँ पर गुणसूत्र कैसे दिखाई दिए, यहाँ पर गुणसूत्र पतले व लंबे दिखाई दिए। ये देखो, ठीक है। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पतले थे और लंबे थे। ये गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली के पास गुलदस्ते के रूप में दिखाई दिए। जैसे गुलदस्ता लगा हुआ होता है ना, जैसे गुलदस्ता के समान दिखाई दिए। इस वजह से इस अवस्था को क्या कहा जाता है, गुलदस्ता या बुकावस्था कहा जाता है। बुकावस्था, गुलदस्ता समझते हो ना, गुलदस्ता, फूलों वाला गुलदस्ता देखा है आपने, तो इसे गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली के पास ये जो गुणसूत्र है ना, ये लंबे और पतले कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, और इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि तारककाय जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया गुलदस्ता अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम का, कि जो गुलदस्ता अवस्था है वो किस अवस्था को कहा जाता है। तो किस अवस्था को कहा जाता है, लेप्टोटीन को। किस अवस्था को कहा जाता है, लेप्टोटीन को, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो कुछ नहीं है भैया, जो क्रोमेटिन है, जो धागों के रूप में जो आपको संरचना दिखाई दे रही थी, ये संगठित होकर के किसके रूप में आ जाते हैं, गुणसूत्रों के रूप में आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो पतले व लंबे दिखाई देते हैं, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पता लगा। इसमें जो गुणसूत्र है वो केंद्रक झिल्ली के पास में, जैसे गुलदस्ते में बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं वैसे दिखाई देते हैं आपको, इसलिए इसे गुलदस्ता प्रावस्था भी कहा भैया हमने। और तारककाय जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका ये हो चुका है आज का। कल 4 क्वेश्चन करवाए थे शायद मैंने, ये 5वां क्वेश्चन है आपका कि गुलदस्ता अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो लेप्टोटीन को कहा जाता है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं बताइए। अगर आप शुरू से हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। आगे चले, ओके। अब देखो, अगर आप शुरू से हमारी वीडियो नहीं देख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए देखो, ये चैप्टर ये कैसा है, अगर आपको पुरानी समझ नहीं है ना इस चैप्टर में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आप जितने भी 5-6 क्लास हुई है वो देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे चीजें आपको याद हो गई। अब ध्यान से समझना, ये गुणसूत्र है भैया, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, डीएनए होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बीच में क्या होता है, जो गुणसूत्र की भुजाओं को जोड़ने का काम करता है, ये होता है सेंट्रोमियर, बताया था। जो गुणसूत्र की भुजा होती है इन्हें कहा जाता है क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है, इन्हें क्रोमेटिड कहा जाता है। ये बीच वाला क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये क्या है, ये क्रोमेटिड है।
ये दो क्रोमेटिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डायाड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी भैया दो क्रोमेटिड मिलकर किसका निर्माण करेंगे? डायाड का। और ये दो डायाड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक बाइवेलेंट का निर्माण करते हैं। एक बाइवेलेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो भुजा होती है, ये जो दो क्रोमेटिड है, जो पास पास वाले गुणसूत्र की भुजा है, इन्हें कहते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड तो है तो पास पास वाली होगी तो सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। और ये एक इस वाले गुणसूत्र की, एक इस वाले गुणसूत्र की, ये दोनों जो भुजा होती है ये होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये सारी घटना भैया समजात गुणसूत्र में होती है, ये भी आपको याद रखना है। जो दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं उन्हें कहा जाता है समजात गुणसूत्र। बोलो, बीच में क्या है? सेंट्रोमियर है। ये भुजा है जिसे क्रोमेटिड का है। दो क्रोमेटिड मिलकर के एक डायड का निर्माण करते हैं। इधर भी दो क्रोमेटिड मिलकर के एक डायड का निर्माण करें। दो डायड मिलकर के एक बाइवेलेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, पास पास वाली जो भुजा है, पास पास वाले जो क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और जो एक इस गुणसूत्र का, एक इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और एक इसकी, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का निर्माण करती है। अब ये चीजें अगली अवस्था में काम आएगी। अब हमने लेप्टोटीन पढ़ी ना, अब जाइगोटीन पढ़ेंगे। ये चीजें क्लियर है? जाइगोटीन में सेम यही चीजें आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके बारे में पहले पढ़ा चुका आपको। सेंट्रोमियर मैंने आपको पहले पढ़ाया है, क्रोमेटिड के बारे में बताया है। पास पास वाली जो भुजा होगी वो सिस्टर क्रोमेटिड होगी, दूर दूर वाली जो होगी समजात गुणसूत्र में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। दो क्रोमेटिड मिलकर के एक डायड का निर्माण कर रहे हैं, दो डायड मिलकर के एक बाइवेलेंट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना भैया, एक बाइवेलेंट बराबर में दो डायड बराबर में चार क्रोमेटिड बराबर होता है। और इन सब के बराबर क्या होता है? समजात गुणसूत्र। देखो, एक बाइवेलेंट है, ये दो डायड के बराबर है। और ये जो दो डायड है ये चार क्रोमेटिड के बराबर है, 1 2 3 4। बीच में सेंट्रोमियर है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। आगे बात समझ में? देखो, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। अगर दिमाग नहीं चलाओगे, ये चीजें आपको देखो याद करना है, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वहां पर काम आएगा, इस वजह से मुझे अलग से बताने की आवश्यकता पड़ी इसको। अब जब मैं अगली चीजें यहाँ पे लिखने वाला हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ एक्चुअली में। हाँ, मानता हूँ थोड़ा सा जटिल हो जाता है, लेकिन अगर आप बार बार वीडियो देखोगे, बार बार पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई आपको जो मैंने समझाया नहीं हो। मैं पहले आपको पढ़ा करके आ चुका हूँ इसमें से बहुत सारी चीज़ें। अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से कि हमने क्या चीज़ पढ़ी है, क्या चीज़ नहीं पढ़ी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पेन में स्याही और ख़त्म हो चुकी है यार, डाल लूँ क्या? चलो मैं दूसरा पेन लेता हूँ, देखो उसमें है क्या नहीं है। होगी तो अपना काम चल ही जाएगा थोड़ा बहुत। देखो भैया, अब जाइगोटीन देखते हैं। चलिए आगे देखो, प्रोफेज फर्स्ट की जो सेकंड अवस्था है वो है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है इसको भी ध्यान से देख लीजिए भैया। ये कोशिका है। अब क्या होता है, केंद्रक जो झिल्ली होती है ना वो धीरे धीरे विलुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। केंद्रिका भी धीरे धीरे विलुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। और तारक काय जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं अभी भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो गुणसूत्र थे भैया, यहाँ पर जो गुणसूत्र थे, ये गुणसूत्र आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं?
एक दूसरे से जुड़ जाते हैं भैया। ठीक है, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या आपस में जोड़े बना लेते हैं। तो देखो क्या याद रखना है कि जो समजात गुणसूत्र है, भाई जो समजात गुणसूत्र है, अब ये समजात गुणसूत्र जो होते हैं ये एक दूसरे के समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्र ऐसा गुणसूत्र होता है जो एक समान हो, आपस में क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो जोड़ा बना है ना, ये आपस में ये देखो आपस में जोड़े बन गए। जो जोड़े बनाती है ना वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बनाती है भैया, याद रखना। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ना वो जोड़े बनाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, देखो मैंने आपसे कहा था कि ये जो मान लीजिए अगर कोई ये कोई गुणसूत्र है, एक मिनट, मैंने आपसे कहा था कि ये वाले जो दोनों होते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, बताया था ना, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। अभी पिछली स्लाइड में बताया था, बीच में सेंट्रोमियर होता है। और ये अलग अलग जो समजात गुणसूत्र होते हैं इसकी जो अलग अलग भुजा होती है, ये किसकी ये किसकी, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है भैया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इस क्रोमोजोम की एक ये वाली भुजा और एक इस ये वाली भुजा, यानी कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपस में क्या बनाती है, ये आपस में जोड़े बनाती है, ये आपस में जोड़े बनाते हैं भैया। ठीक है, तो समजात गुणसूत्र जो एक समान आपस में क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं भैया, बोलो। और ये जो जोड़ा बना है इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सिनेप्सिस कहते हैं, इन्हें हम सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्टी, एक मिनट, सिनेप्टो निमल जटिल भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सिनेप्टो निमल जटिल भी कहा जाता है, सिनेप्सिस कहा जाता है। तो देखो अब आपने इस जाइगोटिन में क्या देखा, अरे भैया लेप्टोटिन में हमने क्या देखा कि जो क्रोमेटिन है वो संगठित होकर के गुणसूत्रों का निर्माण कर रहे थे। जब प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से हमने देखा तो वहां पर गुणसूत्र पतले थे और लंबे थे और केंद्रक झिल्ली के पास में थे, देखा हमने, गुलदस्ते के रूप में हमें दिखाई दी, इस वजह से हमने गुलदस्ता अवस्था भी कह दिया लेप्टोटिन को। अब जाइगोटिन आ चुका है, जाइगोटिन में हम देख रहे हैं कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपस में क्या बना रहे हैं, जोड़े। समजात गुणसूत्रों में ये ऐसा हो रहा है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो एक समान जो आपस में जोड़े बनाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वाली भुजा, जिन्हें हमने क्या कह दिया, जिन्हें हमने सिनेप्सिस कह दिया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सिनेप्सिस का निर्माण किस अवस्था में होता है। तो छठा क्वेश्चन क्या हो गया, 4 कल करवाए थे, 5वां मैंने पहले करवा चुका, गुलदस्ता अवस्था वाला, ये छठा क्वेश्चन है। तो सिनेप्सिस का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो सिनेप्सिस का निर्माण किस अवस्था में होता है बताओ, तो ये होता है जाइगोटिन में। किस अवस्था में होता है मेरे भाई, जाइगोटिन में होता है, बोलो। बस इतनी ही चीज याद रखनी। केंद्रक झिल्ली लेप्टोटिन से ज्यादा नष्ट हो चुकी है, केंद्रिका भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तारकाएं और ज्यादा ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, बस ये जाइगोटिन में आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। कुछ नहीं है, समजात जो गुणसूत्र है ना उसके नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड भुजा है वो इस तरीके से आपस में जुड़ जाती है, इस तरीके से, ये देखो आपस में जुड़ गई ना। तो यहाँ पर जो आपस में जुड़ी है ये वाली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भुजा समजात गुणसूत्रों की, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर सिनेप्सिस का निर्माण हो रहा है, सिनेप्टोनिमल जटिल का निर्माण हो रहा है। मैंने आपसे इतना ही पूछा है कि जो सिनेप्टोनिमल जटिल होता है
इसका निर्माण किस अवस्था में होता है? तो जाइगोटिन अवस्था में होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। यही है आपके एग्जाम के क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है सब कुछ। तभी तो कह रहा हूँ हम बिल्कुल इजी पढ़ाते हैं भैया, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और देखो, तीसरी है पेकेटिन। तीसरी कौन सी है? पेकेटिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इस प्रावस्था में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। देखो, ये कोशिका है, ये केंद्रक झिल्ली है, पहले से ज़्यादा और विलुप्त हो चुकी है। इसमें क्या होगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है भैया। ये देखो, यहां पर एक दूसरे के ऊपर आ जाती है भैया। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक दूसरे के ऊपर आ जा रही है भैया। ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, वो तारककाय ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं कि समजात जो गुणसूत्र होता है, समजात गुणसूत्रों में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो समजात गुणसूत्र है, इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है भाई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये वाली भुजा, ये वाली भुजा तो होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। अब ध्यान से समझना, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ध्यान से समझ लेना, आपको अगर समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर ढूंढ तो फिरोगे। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाती है, एक दूसरे के ऊपर आ गए। पहले तो सिर्फ ऐसे जोड़े बना रही थी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, हमने देखा किस में, जाइगोमेटिक में, जाइगोटीन में। ठीक है, जाइगोटीन में हमने देखा है ऐसे ऐसे बना रही थी भैया, इसे हमने सिनेप्सिस कहा। अब क्या हुआ, इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है समजात गुणसूत्रों की, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाती है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ गए भैया। ठीक है, देखो एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है भैया। अब ये भी दो भागों में बटा हुआ होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज, और दूसरा होता है लाइगेज। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लाइगेज। ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, ये गुणसूत्र की जो भुजा होती है उसको काटने का काम करता है, और ये लाइगेज जो होता है ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, समझाने के लिए किसका उपयोग करूं मैं? चलो ठीक है, इनका ही करता हूं। जैसे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की भुजा है, एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है इस तरीके से, है कि नहीं है? तो यहां पर आप देख रहे हो कि रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम होता है, ये दो एंजाइमों से मिलकर के दो एंजाइमों में बटा हुआ होता है। इसके दो भाग होते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो कैसे भी। एंडोन्यूक्लियस होता है और एक लाइगेज होता है। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, ये काटने का काम करता है। ये इस वाले को भी काट देगा और इस वाले को भी काट देगा, काट दिया। ठीक है, और काट करके क्या होगा, इसको तो इसके ऊपर लगा देगा और इसको इसके ऊपर लगा देगा, एक्सचेंज कर देगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हो, तो मैं यहां पर एक डायग्राम और बना रहा हूं, समझ में आ जाए तो बता देना। इसमें क्या होते हैं, इसमें डीएनए होता है भाई, इसमें डीएनए होता है। हाँ, मैं एक बार स्लाइड चेंज कर देता हूं भैया। देखो, इसमें गुणसूत्रों में क्या होता है, डीएनए होता है, ये बीच में सेंट्रोमियर है,
यहां पर भी क्या है, यहां पर भी डीएनए होता है। तो इस तरीके से दो गुणसूत्र अभी ये समझात गुणसूत्र हो गए दोनों, ठीक है। दोनों कैसे गुणसूत्र हो गए, ये समझात गुणसूत्र हो गए। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ध्यान से देखा हो इसमें, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की जो दोनों भुजाएं हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है भैया, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर भी आ चुकी है और यहाँ पर भी आ चुकी है। इस वाले डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ये जो रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम होता है, जिसमें से एक होता है एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, ये काटने का काम करता है। ये क्या है, इस वाली भुजा के इस पार्ट को काट देगा और इस वाले पार्ट को काट देगा। इस वाली भुजा के इस पार्ट को तो इस भुजा पर लगा देगा और इस वाले को इस पर भी लगा देगा। कैसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा, एक दूसरे के ऊपर है। तो इस वाले को काटा सबसे पहले, है कि नहीं है, और फिर इस वाले को भी काटेगा। अब दोनों कट गए, तो जो इसका है तो इसको तो इस पे लगा देगा और इसको इस पे लगा देगा। अभी लगाने का काम कौन कर रहा है, तो लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है और एंडोन्यूक्लियस काटने का काम करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले वो समझो भाई, समझने वाली बात क्या है सबसे पहले वो समझो कि जो डीएनए होता है, सॉरी जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, उस गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए होता है। तो यहां पर क्या हुआ, डीएनए का आदान प्रदान हो जाता है भाई। इस वाली भुजा पर चला गया डीएनए और इस वाली भुजा पर डीएनए हो चुका है, क्योंकि कटने के बाद में भैया एक्सचेंज हो गया ना, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है और डीएनए का एक छोटा सा खंड जो होता है ना, उसे ही जीन कहते हैं। तो यहाँ पर जीएन का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है, जीन, ब्रैकेट में डीएनए लिख सकते हो। डीएनए का क्या होता है, यहाँ पर आदान प्रदान होता है। और इसमें कौन सा एंजाइम सहायक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम सहायक होता है। तो जो डीएनए का आदान प्रदान हुआ है या जीन का आदान प्रदान हुआ है, उसे ही कहते हैं भैया जीन विनिमय। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही जीन विनिमय कहते हैं या फिर क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। बोलो सिंपल तरीके से आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 कल करवाए थे, 5-6 क्वेश्चन हो गए, 7वां क्वेश्चन ये हो गया भाई। 7वां क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो पैकेटिन अवस्था में होता है। कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम सहायक होता है। काटने में एंडोन्यूक्लियस, जोड़ने में लाइगेज। ठीक है, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, समझात गुणसूत्र है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की भुजाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो यहाँ पर ये एंजाइम होता है जो काटने का काम करता है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देता है। इस वाले जो क्रोमेटिड है, इस वाले गुणसूत्र की जो भुजा है, उसको काट करके उस वाले पर रख देता है, उस वाले को इस वाले पर रख देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का आदान प्रदान हो जाता है, जीन का आदान प्रदान हो जाता है। इसे हम जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, बोलो पैकेटिन समझ में आ गई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ज्यादा केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, ये पॉइंट भी लिख लेना। और तारका ध्रुवों की ओर गति कर रहे होते हैं पिछली प्रावस्थाओं से। ठीक है, तो 3 अवस्था कंप्लीट हो गई आपकी। लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकेटिन में क्या होता है। लेप्टोटीन में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं वो पतले व लंबे होते हैं और गुलदस्ता के समान दिखाई देते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, समझात गुणसूत्र के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में जोड़े बना लेती है इस तरीके से। लेकिन पैकेटिन में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। यहाँ पर जो एंजाइम होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जब 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक एंडोन्यूक्लियस और एक लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस काटने का काम करता है, लाइगेज जो एंजाइम होता है वो जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जीन का आदान प्रदान होता है, जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं जो आपको पहले ही करवा चुका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले भैया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं भाई। देखो अगर मुझे टाइम दोगे भैया तो सारी चीजें समझ में आएगी, और टाइम नहीं दिया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे करो। आगे चलते हैं, डिप्लोटीन प्रावस्था में देखते हैं। देखो अब आ जाती है भैया डिप्लोटीन प्रावस्था, जो कि चौथी अवस्था है। ये कोशिका है,
अब कुछ ज़्यादा ही भैया केंद्रक झिल्ली विघटित हो जाती है, केंद्रीय का भी भैया धीरे धीरे विघटन हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से देखो भैया, भाई इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो आप। इसमें क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भुजा है वो आपस में जुड़ रही थी। अब जुड़ रही थी तो उसे हमने क्या कहा, उन्हें उसको हमने कहा था सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल जटिल कहा था। तो यहाँ पर सिनेप्टोनिमल जटिल जो होता है उसका विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। तो लिख लेना कि समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में सिनेप्सिस या फिर सिनेप्टो निमल जटिल जो होता है इसका विघटन स्टार्ट हो जाता है, इसका विघटन स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि जो समजात गुणसूत्र उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की जो भुजा है वो आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, लेकिन ये पेक्टिन में एक दूसरे के ऊपर आ गई है, यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो सिनेप्टोनिमल जटिल की जो प्रोसेस हुई थी, सिनेप्सिस की जो प्रोसेस हुई थी जिसमें समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ी हुई थी, अब उनका विघटन स्टार्ट हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है, तो इस तरीके से विघटन स्टार्ट हो जाता है कि लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर क्या होता है, एक संरचना एक्स के समान एक संरचना दिखाई देती है आपको, एक्स आकार के समान। किस अवस्था में, इस डिप्लोटिन में, और इसे कहा जाता है काइजमेटा। ये एक्स आकार के समान, यहाँ पर एक्स आकार के समान एक संरचना बनती है भैया। गुणसूत्र बाकी जगह से तो अलग हो जाएंगे, बाकी जगह से अलग हो जाएंगे, सिर्फ जिनका आदान प्रदान हुआ है उसी जगह से जुड़े हुए होंगे, लेकिन बाकी जो गुणसूत्र की भुजा है वो अलग हो जाएगी। जैसे कि पहले सिनेप्टोनिमल में इस तरीके से जुड़ी हुई थी, जिनका आदान प्रदान ऊपर होता है, यहाँ पर इस जगह पर होता है ऊपर की तरफ। तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये गुणसूत्र की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ी हुई थी ये एक दूसरे से इस तरीके से हट जाएगी, और कहाँ से जुड़ी हुई होगी, सिर्फ जहाँ से जिनका आदान प्रदान हुआ है वहां से। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, यहाँ पर एक्स आकार बनेगा भैया। देखो एक दूसरे के ऊपर थी तो एक्स का रूप में, देखो ऊपर की तरफ आपको एक्स के समान एक संरचना दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर एक्स आकार के समान एक संरचना दिखाई देती है जिसे कहा जाता है काइजमेटा, जिसे कहा जाता है काइजमेटा। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, यहाँ पर होता है काइजमेटा का निर्माण। हिंदी में भी लिख देता हूं भैया मैं, काइजमेटा। काइजमेटा का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर काइजमेटा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उसमें जो डिप्लोटिन अवस्था होती है वो कुछ महीनों से लेकर के कुछ वर्षों तक चलती है। ये कुछ महीनों से वर्षों तक चलती है भैया। कौन सी अवस्था, ये डिप्लोटिन अवस्था। किसमें, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं ना उनमें। एक ये चीज भी पता होना जरूरी है। तो चौथी अवस्था समझ में आ गई डिप्लोटिन में। इसमें क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भुजा होती है उसमें जो सिनेप्सिस का निर्माण होता है। सिनेप्सिस क्या है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की जो भुजा होती है वो आपस में इस तरीके से जोड़े बनाती है, जिसे हमने सिनेप्सिस का है, सिनेप्टोनिमल जटिल का। इसमें सिनेप्सिस का या सिनेप्टोनिमल जटिल का विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र बाकी जगह से तो एक दूसरे से हट जाते हैं भाई, इनका विघटन हो चुका है, बाकी जगह से तो विघटन हो रहा है, लेकिन लास्ट एंड फाइनल जिस जगह पर पेक्टिन में हमने देखा कि गुणसूत्र की भुजा एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो जिस जगह पर एक दूसरे पर आई है उसी जगह पर सिर्फ एक्स के रूप में इस तरीके से आपको संरचना दिखाई देती है, जिसे हमने काइजमेटा कहा।
तो यहाँ पर काइज़मेटा का निर्माण होता है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये भी बनता है भैया कि भैया काइज़मेटा का निर्माण किस अवस्था में होता है, जो भी 8 नंबर का है 9 नंबर का जो भी क्वेश्चन है, तो आप लगा सकते हो कि भैया काइज़मेटा का निर्माण होता है किस अवस्था में, डिप्लोटीन में। और कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उसमें कुछ महीनों से लेकर के कुछ वर्षों तक ये अवस्था चलती रहती है, कुछ महीनों से लेकर के कुछ वर्षों तक ये अवस्था चलती रहती है। बोलो समझ में आया या नहीं आया मेरे भाई? समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तब तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर शुरू से नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए शुरू से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है। इसमें और भी ज़्यादा जो कोशिका झिल्ली है, वो जो केंद्रिका है, वो विलुप्त तो होती रहती है, जैसे जैसे ये अवस्था बढ़ती जाती है। जैसे कि सबसे पहले डिप्लोटीन अवस्था थी, लेप्टोटीन अवस्था थी। डिप्लोटीन क्या पहले कौन सी थी? लेप्टोटीन थी ना, हाँ पहले लेप्टोटीन थी। तो लेप्टोटीन में कम कोशिका झिल्ली और केंद्रिका कम विलुप्त थी, लेकिन विलुप्त होने स्टार्ट हो गई थी। फिर जाइगोटीन आई, उसमें और ज़्यादा विलुप्त थी। फिर पेकिटीन आई, उसमें और ज़्यादा विलुप्त थी। जब पेकिटीन के बाद में फिर डिप्लोटीन आई, उसमें और ज़्यादा विलुप्त है। अब लास्ट एंड फाइनल भैया जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइकाइनेसिस, जो इसकी प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है। जो प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है भैया, जो प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है, इसके बारे में और देख लीजिए भैया। इसमें भैया विलुप्त हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ। पांचवी अवस्था है भैया डाइकाइनेसिस, ठीक है। डाइकाइनेसिस, इसमें क्या होता है कि भैया पूर्ण रूप से जो केंद्रक झिल्ली जो केंद्रिका है वो विलुप्त हो जाती है। तारकाय ध्रुवों की ओर गति कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र सिरों से जुड़े हुए होते हैं भैया, और यहाँ पर काइज़मेटा का अंत हो जाता है। दो पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि गुणसूत्र जो होते हैं वो सिरों से जुड़े होते हैं, सिरों से जुड़े होते हैं, और काइज़मेटा का जो काइज़मेटा है इसका अंत स्टार्ट हो जाता है। अंत होता रहता है, स्टार्ट क्या यार, अंत होता रहता है। बस ये चीजें देखनी है। देखो गुणसूत्र सिरों से जुड़े हुए हैं भैया यहाँ से। अब ये प्रोफेज फर्स्ट पूरा हो चुका है। मेटाफेज में भैया, जो मेटाफेज जब हम फर्स्ट पढ़ेंगे कल, आपको मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फर्स्ट पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये बिल्कुल भी गुणसूत्र जो संजात गुणसूत्र है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, गुणसूत्र सिरों से जुड़ा दिखाई देंगे। लेकिन मेटाफेज में जैसे आप देखोगे मेटाफेज फर्स्ट में, तो गुणसूत्र बिल्कुल अलग दिखाई देंगे आपको। केंद्रक झिल्ली नहीं पाएगी, ना ही केंद्रिका दिखाई देगी, और जो क्या बोलते हैं तारकाय जो होते हैं ये भी आपको ध्रुवों के आसपास दिखाई देंगे। उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। आज हमने प्रोफेज फर्स्ट के आपको 5 अवस्था के बारे में पढ़ाया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आशा करता हूँ आज के बाद में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप दे सकते हो। अगर आपको अंदाजा है कि आपको कितना याद हुआ है कितना याद नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से आजमा सकते हो, आप वहाँ जाइए टेलीग्राम चैनल पर, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मैंने कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक प्लेलिस्ट, एक PDF डाल रखी है। उसमें भैया क्वेश्चनों का आंसर दीजिए आप। अगर शुरू से आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ कि लगभग 100 में से 100 तो नहीं है, 70-80 के आसपास क्वेश्चन है। 70-80 क्वेश्चनों में से लगभग आप 60 क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो, क्योंकि अब हम इस चैप्टर के एंड पर है भैया, ठीक है। अब तक आज ही चैप्टर समाप्त हो जाता अगर मैं आपको 20 मिनट का रिवीजन नहीं करवाता तो।
क्योंकि भैया 20 मिनट का रिवीजन होगा, उसके बाद में आधे घंटे की क्लास हुई है, तो आधे घंटे तो क्लास ली है, पर पहले का बताना जरूरी है, क्योंकि पहले का नहीं बताता तो आपको ये चीज़ें याद नहीं होती। ठीक है। अगर आप में से कोई भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहता है चैप्टर वाइज, तो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने अलग अलग भी भैया डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की रेलवे के, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर लेना। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।